जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले ही बात हो रही थी वफाकी बजट 2026-27 के हवाले से कि क्या ये बजट जो है ये कितना टैक्स फ्री हो सकता है, क्या आवाम के लिए कुछ खुशखबरियाँ हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बता रहे थे कि ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि आने वाला बजट जो है उसमें आवाम के लिए कुछ सहूलतें हों, कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे नुकात जो कि हमारी मईशत के लिए बेहतरी का बायस बनते हों। तो इसी हवाले से मज़ीद तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे वो ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है डॉक्टर कादर मंदोखेल साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और नईम करीम साहब आप माहिर मईशत हैं और रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। दोनों मेहमानों को मुकालमा में खुशामदीद। कादर मंदोखेल साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो नया बजट आ रहा है 2026-27 जो कि तकरीबन 5 जून तक पेश कर दिया जाएगा, कुछ उसमें अवामी रिलीफ की बात हो सकती है या पहले की तरह टैक्स द टैक्स होगा? क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल हो रही है? बहुत शुक्रिया मोहतरम। रिलीफ की तो आप तौबा ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है, और ये दुआ कर ले कि यही बरकरार रहे जो कुछ है, चाहे पेट्रोल हो, महंगाई हो। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 350 अरब तो डायरेक्ट या 450 अरब तो डायरेक्ट लगा रहे हैं जी, और पेट्रोल भी 600-700 रुपए तक जा रहा है जी, और महंगाई तो है ही बेलगाम, जारी बात है। वो भी चीखते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, इस वजह से हम नहीं ला रहे। ठीक है। तो बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। पिछले बजट में भी आपको याद होगा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहदार तबके की 10% की पीपल्स पार्टी ने जिद की है जी, और जो कि हुकूमत के बढ़ा दिए, और बेनजीर इनकम सपोर्ट की जो बजट है जो कि तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और डेटा जो उनकी चेयरमैन साहिबा ने मुझे बताया जी, कि 4.5 करोड़ का डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि सबको वो ऑब्लाइज कर सके। तो यकीनन पीपल्स पार्टी इन दो चीजों पे तो जोर देगी। ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो ना ये चीज होगा कि जो इतनी सब कुछ अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं, उनको फेस सेविंग दिला रहे हैं ईरान से जो भी है जी, और ये वही अमेरिका है जो ईरान हिंदुस्तान को तेल दे रहे तो कोई पाबंदी नहीं है, चाइना बांग्लादेश श्रीलंका को दे रहे तो कोई पाबंदी नहीं है। मौत अगर पड़ती है तो हमारे ऊपर ही पड़ती है। जहां बॉर्डर से यहाँ पाकिस्तान के चारों सूबों में ईरानी पेट्रोल डीजल 10-15 रुपए में मिलती है और 415 में आवाम को मिलती है। ठीक है। और फिर इसी तरह लस्सी मिलती है, इसी तरह जो आपका सरिया है, सीमेंट है, वो ईरान से आते हैं। और उसके अलावा अगर बिस्कुट और केक वगैरह देख रहे तो आपको हर बेकरी में ईरान का सामान है। यानी कहने का मेरा मकसद है कि अपना अरमोज से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। जो टैंकी, जो गाड़ी लस्सी और बिस्कुट ला सकता है और उसी में डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल डीजल भी आ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से कि ये जो 400 का या उससे ज्यादा का फर्क आ रहा है इसका इनकम का, या तो स्मगलरों, दहशतगर्दों के जेबों में जा रहा है या पेट्रोल पंपों के मालकान के पास जा रहा है। ना हुकूमत को कोई फायदा, ना गरीब आवाम को कोई फायदा, बल्कि तमाम आवाम को कोई फायदा। सही सही। अच्छा, नईम करीम साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं अभी मंदोखेल साहब की। उनका कहना है कि ईरान से तो हम अगर चीजें ले लें, खासतौर पर पेट्रोलियम का जिक्र किया उन्होंने, कि बाकी चीजें, वाकई बात तो ठीक है, मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे इवन लाहौर में ईरानी स्वीट्स बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें आती हैं। तो जो ज़रूरी तरीन चीज़ है पेट्रोलियम, क्या वजूहत हैं कि हम अमेरिका के साथ अभी इतने ज़्यादा कनेक्टेड भी हैं, उनके काम भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो इतना महंगा तरीन पेट्रोलियम है जिसकी वजह से हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो क्या हम ईरान की तरफ क्यों नहीं रुजू कर रहे और इसमें आवाम को और इंडस्ट्री को रिलीफ देने में हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है? जी अलवी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी चीजों पे बिल्कुल मैं एग्री भी करूंगा और एग्री और डिसएग्री दोनों चीजें साथ चलती हैं, क्योंकि हम इत्यादी भी हैं हुकूमत के अंदर, आपको पता है। और उसके साथ साथ हम हुकूमत में जितने भी सिंध के अंदर भी और बलूचिस्तान के अंदर भी आपको पता है हमारी हुकूमत साथ मिलकर चल रही है। और उसके हिसाब से मैं करूँगा कि मैं खुद भी बलूचिस्तान से हूँ, मंदोखेल साहब को भी पता है कि वहाँ हम कोयटा की हद तक तो हमें सब कुछ बिल्कुल सब मिलता है, इसी तरह ही मिलता है जैसे बता रहे हैं। न चलिए वो रेट नहीं है, जैसे हम अगर 15 रुपए की बात करें तो ना चलिए 15 का नहीं, अभी हमें 17 का मिल जाता है, 65 का मिल जाता है वहां से ईरान से जो भी लोग उठाते हैं। लेकिन चल 400 से तो फिर भी बेहतर है ना, 200 में तो दे सकते हैं ना, वो बातें बिल्कुल अपनी। लेकिन सैंक्शंस जो वर्ल्ड ओवर जो लगी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, बात वहीं पे आते हैं कि वो सैंक्शंस हमने कैसे निकलना है। बड़ा अच्छा टाइम था हमारे पास, बड़ा अच्छा टाइम था कि हम उसके ऊपर रिलीफ ले सकते थे। हमने देखे अभी ताजरों को रिलीफ तो दिया, चैम्बर्स को भी दिया, रिलीफ दिया कि जी आप एलसी
और बैंक कॉन्ट्रैक्ट के बगैर इंडिया अपना ईरान के साथ तजारत करें। ये एक बड़ा रिलीफ था। पहले हम बार्टर ट्रेड पे भी गया, आपको पता है, हमने कोशिश की उस पर भी जाके काम करें, लेकिन बार्टर ट्रेड पे काम हो नहीं सकता क्योंकि हमारे पास बॉर्डर मार्केट्स भी नहीं बनी हुई, हमारे पास भी जो इकोनॉमिक जोन है वो भी नहीं बने हुए हमारी साइड के ऊपर, तो उसमें कमियां तो बहुत सारी है ना हमारे पास। जी ठीक है। जब तक हमारी सप्लाई चेन मुकम्मल नहीं होगी सर, देखें रोजमर्रा की कुछ हम ले आए जरूरियात के मुताबिक चीजें तो समझ लें, लेकिन एक अगर एक्सेसिव उसके ऊपर चले जाए सप्लाई चेन के ऊपर तो बहुत सारी चीजों को हम प्लान कर सकते हैं। सारा नहीं किया जा सकता, नेचुरली सारा कुछ ईरान से नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास अपने रिसोर्सेज बड़े अच्छे हैं सर। देखिए पहले मैं ये बात करता हूँ, एग्रीकल्चर को हम आज बेहतर कर लें अगर इस मुल्क की, पाकिस्तान की, तो हम सबसे पहले तो अपनी एक्सपोर्ट को बहुत बेहतर कर लेंगे, उसी के ऊपर हम आते हैं। हम इंडस्ट्री को बेहतर कर लें तो सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट को बेहतर कर सकते हैं। बजाय देखें आज हमारे पास अगर 10 मिलियन लोगों को हम यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू, हमेशा ये बात होती है, आपस में बैठते हैं, ये बात होती है कि हम इस चीज से निकल के लोगों को अपॉर्चुनिटी दे के दें। हम उस पर देखें 10-12,000 15,000 बिल्कुल डूबते हुए को तिनके का सारा बहुत होता है, 10,000 में मिल जाए 15,000 में मिल जाए, रिलीफ है, इट्स अ रिलीफ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि रिलीफ ये है। आप किसी को 1,000 रुपया भी देते हैं जिसकी जो आमदन 50,000 है, तो उसके लिए भी 1,000 रुपए का रिलीफ होता है, वो है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन हमें उससे आगे थोड़ा जाना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी पड़ेंगी। और ये जो बजट आ रहा है आपके सामने है, ये उससे फर्क नहीं होगा जैसे पहले बजट है, क्योंकि आपने IMF के और जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स के लोन है वो देने हैं, और 40-45% 50% करीब हम वही दे रहे होते हैं, उसमें लोन भी नहीं होता, इंटरेस्ट रेट दे रहे होते हैं, उनकी किस्तें अदा कर रहे होते हैं, तो प्रेशर उन्हीं के ऊपर आता है, टैक्स के ऊपर। टैक्स कितना है आपके सामने? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, प्रोग्राम की पहले हिस्से में डॉक्टर फारूक सलीम साहब जो कि माहिर मैशियात है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि बजट का आधा हिस्सा तो जो है वो सूबों को चला जाता है और आधा जो है वो कर्जों की वापसी पे चला जाता है, तो मरकज तो इस काबिल ही नहीं है कि वो बजट बना सके। तो वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि जब तक जो सूबे हैं वो भी जो कर्जे हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर उसको वापस करने में और दीगर अमूर में जब तक सूबे हाथ नहीं बैठाएंगे तो तब तक मरकज के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अवाम का या वो अवाम दोस्त बजट बना सके। जी मुझसे सवाल है। जी आपसे बात कर। हेलो जी कादर मंदोखेल साहब, आपने सवाल सुन लिया है? देखिए मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, आपने जो बात की है कि मोहतरम ने ये कहा कि सूबे को हाथ बढ़ाना चाहिए। यकीनन जो सूबों को जो पैसा मिल रहा है उनका बोझ सूबों को बर्दाश्त करना चाहिए, इसमें कोई बेरिजाती राय है कि इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक है। यकीनन अगर पंजाब वो 10,000 अरब या जो भी है वो कर्जा लिया हुआ है या सिंध ने 5,000 अरब लिया हुआ है, तो उसका जो सूद की कीमत में जो पैसे है या जो रिटर्न है वो उनके ऊपर आना चाहिए। इसमें कोई मैं कहता हूँ कबात नहीं है और एक उसूली बात भी है। ठीक है। लेकिन फिर साथ साथ मैं ये भी सवाल उठा रहा हूँ कि ये जो अरबों खरबों रुपए पेट्रोल डीजल कीमत में लेवी वफाकी हुकूमत ले रही है, तो वो भी फिर सूबों को हिस्सा दे। मैं नहीं मांगता हूँ, हम बिल्कुल मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ। हमें आवाम की गर्दन काट के खून काट के हमें कोई पैसा नहीं चाहिए जी। लेकिन मैं इनकम की बात करूं कि बाकी वफाकी हुकूमत को जो इनकम आ रही है, चाहे वो जिस जराए से भी हो, तो फिर उसको भी सूबों का देखना चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि सिंध जहां 70% रेवेन्यू देता है पाकिस्तान को और उसका ज्यादातर हिस्सा हमारा ही पंजाब को जाता है जी। फिर उस हवाले से भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर आप कंपैरिजन करें सिंध और पंजाब का, पंजाब में मोटरवे के नखरे चल रहे हैं, पूरा सिंध में एक मोटरवे नहीं है, पूरा बलूचिस्तान में एक मोटरवे क्या डबल रोड नहीं है। तो फिर इन चीजों को भी देखना चाहिए कि जिस अरबों खरबों के हिसाब से पंजाब को नवाजा जा रहा है, तो बाकी सूबे जो है उनके साथ सोतेलापन का जो सलूक किया जा रहा है वो यकीनन काबिल मजम्मत है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इंसाफ करना है तो फिर आपको जो ना वो अक्रॉस बोर्ड जो ना वो इंसाफ कर ले, ताकि तमाम जो सूबे में रहने वाले हैं या सूबाई हुकूमतें वो भी है, यकीनन मुस्लिम लीग नून की हमारे साथ इत्तेहादी हुकूमत है बलूचिस्तान में। और फिर आपने कल देखा जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला गवर्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूबे के हुकूक के लिए, महंगाई के लिए, तो उसमें आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन लीडर जो ना अमीर मुकान का भाई भी जो डॉक्टर इबाद भी बैठे तो इसका मतलब है कि जो पार्टी जिस सूबे में है
चाहे मेरी पार्टी बलूचिस्तान में है या पख्तूनख्वा में है या पंजाब में है, तो जारी बात है वो वही के हुकूक की बात करेंगे। जारी बात है मरकजी पार्टी तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसको भी एड्रेस करना चाहिए। कल जो सीएम और गवर्नर और डॉक्टर इबाद अपोजिशन लीडर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इसी तरह बलूचिस्तान को भी देखना चाहिए कि आज वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान के एक रोजा दौरे पे चले गए। मुझे उम्मीद है कि जिस रोड का उन्होंने 4 मरतबा इफ्तिताह किया है, उन्हीं से मुराद इमरान खान साहब ने किए है, फिर जाके केयर टेकर वज़ीर आज़म ने किया है, फिर शहबाज शरीफ साहब ने किए और एक आध और ने भी किया। 4 मरतबा जिस खूनी रोड को जो नईम साहब बता रहे कि वहां से ताल्लुक है उनका, तो जिस खूनी रोड पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, वो खूनी रोड 4 साल में भी नहीं बन सका और बल्कि डबल रोड नहीं बन सका मोटरवे की तो जी। ठीक है। अच्छा नईम करीम साहब, बिल्कुल जो गिला शिकवा कर रहे हैं कादर मंदोखेल साहब, बिल्कुल अपनी जगह बजा है, लेकिन अगर 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी की बात की जाए तो सूबों के पास वसाइल की तो कमी नहीं है। वो पंजाब हो, वो सिंध हो, केपी हो, बलूचिस्तान हो। अगर पंजाब के अंदर डेवलपमेंट होती है तो फिर वसाइल तो सबके पास है, इख्तियारात तो सबके पास है, फिर क्या वजह है कि पंजाब की तरह बाकी सूबों में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही है? सर देखेंगे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क इन सब के ऊपर ना, बलूचिस्तान के ऊपर भी है, सिंध पे भी है, केपी पे भी आता है कि देखें पंजाब को मिलता है वो लगा देते हैं, बलूचिस्तान को भी मिलता है, एनएफसी वार्ड के मुताबिक ही मिलता है, 80 अमेंडमेंट के मुताबिक ही मिलता है, लेकिन लगता नहीं है। मसला ये ना कि ये हमें खुद इसका जो है ना वो करना पड़ेगा। हालांकि हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बैठी हैं, देखिए रिसोर्सेज आज बलूचिस्तान इतना रिसोर्सफुल है कि वो पूरा बजट भी अदा कर सकता है और पूरी IMF की किस्तें भी दे सकता है। मंदोखेल साहब भी इससे एग्री करेंगे। एक रिकॉर्ड ही अगर 120 बिलियन का प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा एक पीनट है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको एक्सप्लोर हम करना चाहिए। आज हम ये ईरान की जो बेल्ट उस पे बैठे हुए हैं, उससे हम अगर ऑयल अपना एक्सप्लोर कर लें, उसके हम गैस एक्सप्लोर कर लें, वही चेन चल रही है नीचे, वही आपके पास पट्टी चल रही है। एक्सप्लोरेशन में हम नहीं जा रहे, बहुत सारी चीजें सर हम इतने रिसोर्सफुल हैं, हमें इसमें थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी। बात यह है कि सर देखिए वो जो रोड की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, 3 दफा उसका इफ्तिताह हुआ, फंड रिलीज नहीं हो सके। इस दफा ये जो लेवाइस पे लगाएगी पेट्रोल पे, आपको पता है उसका मेजर शेयर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये उस प्रोजेक्ट पे जाएगा, तो 300 बिलियन अप्रूव्ड हुआ है, उस पर काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और FWO के पास काम है, ये और सब लेट्स डू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भी जिस तरह पंजाब में मोटरवे बने हुए हैं, हम तो ड्यूल कैरीवे की बात पे भी आए हैं, अभी तो मोटरवे हमसे बड़ी दूर है, ये ड्यूल कैरीवे बन रही है जो हमारे पास बलूचिस्तान में नहीं थी। बात है कि बलूचिस्तान को बजट नहीं मिलता, वहां से बलूचिस्तान को अपना PSDP भी मिलता है, उसके बाद फेडरल का भी मिलता है। वो ये होता है कि वो जो डैम जो है वो खाली वो इंग्लिश वाला डैम रह जाता है, बाकी सारा निकल जाता है उसके अंदर। सर हमें खुद देखना पड़ेगा, हुकूमतों को देखना पड़ेगा, इदारों को देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल जो मैं कहता हूँ जब पॉलिटिकली जो वो किया जाता है किसी को ब्लाइज करने के लिए, चीजें खत्म कर देनी चाहिए। सही अदारों को दें, डिपार्टमेंट्स को दें आप काम, आपके पास प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, आइडेंटिफाई हुए हुए हैं, दुनिया चांद पे चली गई हुई है, सर्वे आपके पास मौजूद है, आप लेके आए और काम वहां पे करवाएं, काम ग्राउंड के होना चाहिए। 300-400 अरब तो आपको जाया होता है, मंदोखेल साहब को पता है हमारा जो डेवलपमेंट बजट है जो बलूचिस्तान का, अब आप उसमें से जब जाते हैं अपना 1000 अरब में से 300-400 अरब खाली डेवलपमेंट बजट है। अब 300-400 का अरब जाता कहाँ है खाली, उसकी कभी किसी ने कोई स्क्रूटनी करने की कोशिश की कि यार ये सारे MP MNA सेनेटर जितने सारे चीज पे बैठे होते हैं, सबको CNW चाहिए होता है, सबको इरिगेशन चाहिए होता है, किसी ने आगे क्यों नहीं वहाँ पे फिशरीज के ऊपर बात की, किसी ने आगे वहाँ पे लाइफ स्टॉक क्यों नहीं बात की? बिल्कुल ठीक है। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, वही क्वेश्चन आपसे भी है कि IMF जो NFC अवार्ड के तहत जो आपको भी इतने ही बजट मिल रहे हैं, पंजाब को बजट मिल रहे हैं, अगर पंजाब लगा रहा है तो बाकी सूबों में क्या वो फंड्स मौजूद होते हैं, फिर वो लगाए नहीं जाते, क्या वजह है, फिर डेवलपमेंट क्यों नहीं नजर आती? देखिए पहली बात तो ये कि अभी 4-6 महीने पहले जो एकनेक का इजलास हुआ उसमें 1258 अरब रुपए जो मंजूर हुए, तो 1258 के 58 जो है ना सेंट्रल पंजाब को दिए, पूरा पाकिस्तान में 1% नहीं दिए। अच्छा। ये एहसन इकबाल के अंडर जो महकमा है, नंबर 1 बात। अच्छा। दूसरी बात ये कि आप इस ड्यूल कैरेज या डबल रोड की बात जो बलूचिस्तान की मोहतरम ने की है जी, इसके लिए मैं रात को देख रहा था, काबीना का इजलास बराह रास्त टिका रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं पेट्रोल जो है ना वो सस्ता कर रहा हूँ, और जब मैंने रात को 1 बजे टीवी देखा तो पेट्रोल बरकरार। क्यों? अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने खुद कौम के सामने बराह रास्त गुफ्तगू करते हुए काबीना का जो बराह रास्त चल रहा था, तो इतना बड़ा तजाद। तो बाद में वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि चूंकि बलूचिस्तान एक गरीब मुल्क है, सूबा है, फकीर है, जो भी आप नाम दो उसको,
वो उनको हम 300 अरब दे रहे हैं, जबकि पेट्रोल की मद में वज़ीर आज़म ने 700 अरब बचाए। और फिर इससे पहले इस रोड का वज़ीर आज़म ने खुद, नईम साहब गवाही देंगे कि वज़ीर आज़म ने इसके इफ्तिताह किए, और इस इफ्तिताह को भी मैं बराह रास्त देख रहा था। एक शख्स खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि इसको 4 लेन की बजाय 6 लेन करे। वज़ीर आज़म ने कहा नहीं, अभी अब 4 ही रहने दे। सही। वो 2 साल का टाइम तो वो नहीं बन सकता। दोबारा 300 अरब दिए, 2 साल का टाइम दिए, वो नहीं है। वो रोड जो है ना, खूनी रोड, वो काम तो चल रहे हैं, लेकिन इस तरह काम नहीं चल रहे जिस तरह पंजाब में 9 महीने 11 महीने के अंदर बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान का रोड 4 साल में 4 वज़ीर आज़मों ने इसके इफ्तिताह किए और वो नहीं बन सका? और उसका फंड के ऊपर है, यानी जो पहले 70% काम जो मुकम्मल हो चुका था, उसके बाद नए सिरे से वज़ीर आज़म ने 300 अरब दिए, जो कि उसके भी 2 साल मेरे ख्याल में पूरे हो गए या पूरे होने वाले। तो सवाल मेरे ये है कि ये गरीब और फकीर और मस्कीर, आप जो भी नाम दे बलूचिस्तान का, उसको आप इतना सोतेलापन क्यों? आपके अगर अंडरपास जो है ना, वो उसका 9 दिन के अंदर मुकम्मल होता है, इस्लामाबाद का सेरेना होटल वाला, तो ये बलूचिस्तान का रोड 4 साल में क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा है? और मुझे नहीं लग रहा है कि अगले 2 साल में भी ये मुकम्मल होगा, जबकि 2 साल का टाइम भाई कई मरतबा दे चुका। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि, लेकिन बाकी फिर नईम साहब ने बताया कि पैसा लगता नहीं है। भाई पैसा होगा तो लगेगा, पैसा है ही नहीं है। आपका एक मोटरवे नहीं बनना जा रहा है 4 साल में, आपसे एक सिंध का मोटरवे आपसे नहीं बनना जा रहा है। पख्तूनख्वा में एक आध मोटरवे है, बाकी पूरे सूबे में नहीं है। तो जब आपसे जो वफाक का काम है वो नहीं किया रहा है, कराची में के मनसूबा पानी का है, पिछले 25 साल से इल्तवा का शिकार है, वफाक से ये नहीं बनाया जा रहा है। ग्रीन बस सर्विस पिछले 7 साल से वफाकी हुकूमत का मंसूबा आज तक नहीं बन सका। तो फिर मैं बड़ा हैरत वाली है कि वफाक के मंसूबे यहाँ पे 25 साल से नहीं बन रहे, और वही वफाक जब पंजाब में काम करती है वो 3 महीने में बन जाती है, इस्लामाबाद में 3 महीने में बन जाती है। ये फिर बड़े हैरत वाली बात है, और थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी वो मायूसी वाली बात नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कादर मंदोखेल साहब गिला शिकवा कर रहे थे कि जब मरकज काम करती है तो बाकी सूबों में इतने तेजी से काम नहीं करती, प्रोजेक्ट इतनी तेजी से मुकम्मल नहीं होते जितने पंजाब के अंदर होते हैं। तो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि पूरे पाकिस्तान में इवन डेवलपमेंट हो, एक ही तरह के प्रोजेक्ट चले और एक ही रफ्तार से मुकम्मल हो, और सब सूबों को जो है मुसावी हकूक भी मिले और मुसावी जो है उनको वसाइल भी मिले। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।